नमस्ते और स्वागत है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये एपिसोड पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इस बुक का एक और पार्ट बनाया है जिसमें हमने 1 से लेके 7 चैप्टर को कवर किया है और इस चैप्टर में हम 8 से लेके 13 चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 का नाम है देयर इज़ नो जस्टिस इन हिस्ट्री। युवल नोआ हरारी अपने 8वें चैप्टर देयर इज़ नो जस्टिस इन हिस्ट्री में हिस्ट्री और सोसाइटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं। हरारी बताते हैं कि हिस्ट्री को समझना और उससे सीखना ज़रूरी है, लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम अपने प्रेजेंट पर्सपेक्टिव और आइडियल को उस पास्ट पर इम्पोज करते हैं। इस चैप्टर में हरारी ये समझाते हैं कि हिस्ट्री का कोई यूनिवर्सल सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है। हिस्ट्री का नेचर बस इवेंट और ह्यूमन एक्शंस का कलेक्शन है जिसमें कोई मोरल एजेंडा नहीं होता। देयर इज़ नो जस्टिस इन हिस्ट्री का टाइटल इसलिए रखा गया है क्योंकि हरारी ये पॉइंट राइज करते हैं कि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हम उनमें अपने मोरल जजमेंट डालते हैं और हिस्ट्री को अपने करंट बिलीव्स और वैल्यू सिस्टम के थ्रू समझते हैं। हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री में जो भी हुआ वो एक न्यूट्रल प्रोसेस था, उसमें कोई इनहेरेंट जस्टिस या इनजस्टिस नहीं था। हिस्ट्री को हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जज करते हैं। हम अपने प्रेजेंट टाइम में जो राइट या रॉन्ग समझते हैं उसी पर्सपेक्टिव से हम हिस्ट्री को देखते हैं, लेकिन असली में हिस्ट्री का न्यूट्रल फेनोमेना था जिसमें हम सिर्फ ह्यूमन एक्शंस और इवेंट घटित हुए थे। हरारी ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री की न्यूट्रलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम हिस्ट्री के इवेंट को अपने मोरल पर्सपेक्टिव से जज करते हैं तो अब हम एक्चुअल इवेंट को समझने में गलत हो जाते हैं। हिस्ट्री का इंसिडेंट या डिसीजंस किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही या गलत नहीं होता, उनमें कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। हरारी इस चैप्टर में ह्यूमन एक्शंस और इवेंट को एम्फेसाइज करते हैं। उनका कहना था कि हिस्ट्री अपने आप में एक नैरेटिव है जिसमें कई लेयर्स और पर्सपेक्टिव होती हैं। हम अपने टाइम के हिसाब से किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को जस्टिस या इनजस्टिस का लेबल दे सकते हैं, लेकिन असली में वो जस्ट एक पार्ट था उस वक्त के सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का। जस्टिस और मोरालिटी को हिस्ट्री में अप्लाई करना इंसान का एक वे है अपने प्रेजेंट वैल्यू को हिस्ट्री पर अप्लाई करना, लेकिन हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप में इम्पार्शियल और वैल्यू फ्री थी। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि हिस्ट्री का कोई यूनिवर्सल सेंस ऑफ जस्टिस नहीं होता। हम अपने प्रेजेंट डे बिलीव्स और मोरल वैल्यू को पास्ट इवेंट पर अप्लाई करते हैं, लेकिन असली में हिस्ट्री सिर्फ ह्यूमन एक्शंस का एक रिकॉर्ड थी जो किसी स्पेसिफिक मोरल एजेंडे से नहीं चलती थी। हम हिस्ट्री को अपने मॉडर्न पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली में हिस्ट्री एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल प्रोसेस था। चैप्टर 9 है द एरो ऑफ हिस्ट्री। युवल नोआ हरारी अपने 9वें चैप्टर द एरो ऑफ हिस्ट्री में ये एक्सप्लोर करते हैं कि हिस्ट्री एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में क्यों आगे बढ़ती है। इस चैप्टर में वो समझाते हैं कि कैसे इंसान ने अपनी सोसाइटी को इवॉल्व किया और कैसे हर नई डेवलपमेंट ने एक नया डायरेक्शंस को जन्म दिया। हरारी ये पॉइंट उठाते हैं कि क्या हिस्ट्री के पास एक फिक्स्ड गोल है या सिर्फ इंसानी एक्शंस का एक रैंडम प्रोग्रेशन है। चैप्टर का टाइटल का मतलब समझते हैं। द एरो ऑफ हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री का एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में चलना। हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री एक लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है जिसमें हर चीज़ एक सेट पाथ पर चल रही हो, बल्कि हिस्ट्री का फ्लो इंसानी के डिसीजंस, इन्फॉर्मेंट और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स और ट्रेंड ऐसे हैं जो हमें हिस्ट्री में नज़र आते हैं, जैसे कि सिविलाइजेशंस का ग्रो करना और उनका कोलैप्स होना। हरारी बताते हैं कि हिस्ट्री के पैटर्न को समझने के लिए हमें इंसानी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को देखना होगा। जब इंसान ने एग्रीकल्चर शुरू किया तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। फिर किंगडम्स और एम्पायर्स का उदय हुआ जो हायरार्की और सेंट्रलाइज्ड पावर के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। ये एक डायरेक्शन था जो इंसान की सोच और एक्शंस की वजह से बना।
लेकिन हरारी ये पॉइंट उठाते हैं कि क्या ये डायरेक्शंस नेचुरल था या इंसान के डिसीजंस का एक आउटकम। इसका जवाब उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटीज़ के थ्रू दिया। हरारी कहते हैं कि जैसे जैसे इंसानी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, उनका डायरेक्शंस भी इवॉल्व होता गया। एक और क्वेश्चन जो हरारी इस चैप्टर में एड्रेस करते हैं वो ये है कि क्या हिस्ट्री सिर्फ एक प्रोग्रेशन है या सिर्फ चेंजेस का एक सीरीज है। हरारी कहते हैं कि जो चीज़ हमें प्रोग्रेस लगती है वो ज़रूरी नहीं कि सबके लिए प्रोग्रेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को कुछ लोगों के लिए प्रोग्रेस लाया, लेकिन दूसरों के लिए इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि हर हिस्टोरिकल इवेंट एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में आए। कुछ चीज़ें सोसाइटी के लिए अच्छी होती हैं और कुछ उन्हें डिस्टर्ब कर देती हैं। हरारी इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि हिस्ट्री एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि हिस्ट्री एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, बल्कि इंसान के एक्शंस और सोसाइटी के डेवलपमेंट के बेसिस पर उसका पाथ बनता है। हरारी ये समझाते हैं कि हिस्ट्री एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसका कोई यूनिवर्सल गोल भी नहीं है। हिस्ट्री का डायरेक्शंस इंसानी इमेजिनेशंस, टेक्नोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर का एक एवोल्यूशन का रिजल्ट है। चैप्टर 10 का नाम है द सेंट ऑफ मनी, SCENT। अगर प्रोनाउंसिएशंस में दिक्कत हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। युवल नोआ हरारी अपने 10वें चैप्टर द सेंट ऑफ मनी में ये बताते हैं कि कैसे पैसे का इन्वेंशन हुआ और कैसे इसने पूरी दुनिया को एक कॉमन ग्राउंड पर ले आया। इस चैप्टर में हरारी ये समझाते हैं कि मनी सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम है जो सिविलाइजेशंस के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल बन गया। द सेंट ऑफ मनी का मतलब है पैसे का वो यूनिवर्सल अपील जो सबको अट्रैक्ट करता है। हरारी कहते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कल्चर, रिलीजन या सोसाइटी से ऊपर है। ये एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है जो सबको एक कॉमन लैंग्वेज देता है। इसका सेंट मेटाफोरिकली सिंबलाइज्ड करता है उसकी पावर और अट्रैक्शन को, जो पूरी दुनिया को एक साथ बांध कर रखता है। हरारी कहते हैं कि शुरुआती समय में ट्रेड और बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब किसी सामान के बदले सामान लेना या देना। लोग अपने गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते थे, लेकिन बार्टर सिस्टम की एक बड़ी लिमिटेशन थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब का रिक्वायरमेंट। मतलब अगर एक इंसान को अनाज चाहिए और दूसरे के पास कपड़े हैं तो तभी एक्सचेंज हो सकता है जब दोनों एक दूसरे की चीज़ें को चाहते हैं। ये चीज़ इनएफिशिएंट थी और कॉम्प्लिकेटेड भी। तभी मनी का इन्वेंशन हुआ। हरारी कहते हैं कि मनी ने एक कॉमन मीडियम प्रोवाइड किया जो ट्रेड को सिंप्लीफाई कर सके। पहले सेल्स, ग्रेन और मेटल को करेंसी की तरह यूज किया गया, फिर कॉइन और बाद में पेपर मनी का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन पैसा सिर्फ फिजिकली चीज़ नहीं था, ये एक कॉन्सेप्ट था जो लोगों के ट्रस्ट पर डिपेंड करता था। मनी एज अ यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम। हरारी ये एक्सप्लेन करते हैं कि पैसा एक यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम है। पैसा अपने आप में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रखता। इसका वैल्यू तभी होता है जब लोग इसमें बिलीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 500 रुपये का नोट कागज़ का टुकड़ा ही है, लेकिन क्योंकि हम सब मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है, ये एक वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। पैसा हर कल्चर और रिलीजन एक बाउंड्री को तोड़ता है। अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम एक साथ ट्रेड करना चाहें तो उनका बिलीव्स अलग हो सकता है, लेकिन पैसा उनके बीच एक ब्रिज बनता है। हरारी कहते हैं कि मनी एक न्यूट्रल फोर्स है। ये न किसी स्पेसिफिक रिलीजन का है, ना ही एक आइडियोलॉजी का। इसका पर्पस सिर्फ ट्रेड और कॉरपोरेशंस को इनेबल करना है। हरारी ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि पैसा एक पावरफुल टूल होने के साथ एक प्रॉब्लम भी है। पैसा इनइक्वालिटी और ग्रीड का भेदभाव दे सकता है। जब पैसा एक सिस्टम का पार्ट बन गया तो लोग इसके लिए अनएथिकल काम करने लगे। इसने ट्रस्ट को बिल्ड किया, लेकिन कभी कभी ह्यूमैनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया।
हरारी कहते हैं कि पैसा एक ऐसा कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, लेकिन इंसानी वैल्यूज़ और एथिक्स का कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म देता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि मनी सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ सिस्टम है जो पूरी दुनिया को एक साथ लाता है। पैसा इंसानी सिविलाइजेशंस के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ पावर और ग्रीड का रिस्क भी होता है। मनी एक ऐसी फोर्स है जो कॉरपोरेशंस को सिंप्लीफाई करता है, लेकिन ह्यूमैनिटी और एथिक्स के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। चैप्टर 11 का नाम है इम्पेरियल विज़न। युवल नोआ हरारी अपने 11वें चैप्टर इम्पेरियल विज़न में समझाते हैं कि एम्पायर्स कैसे बने, कैसे चले और कैसे उन्होंने दुनिया के सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर को शेप किया। इस चैप्टर में हरारी एक्सप्लोर करते हैं कि एम्पायर का कॉन्सेप्ट सिर्फ डोमिनेशंस का नहीं, बल्कि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का फाउंडेशंस का भी था। इम्पेरियल विज़न का मतलब है एम्पायर का वो सपने और एम्बिशंस जो दुनिया को कंक्योर करने और उनके अंडर यूनाइट करने की बात करते हैं। हरारी कहते हैं कि एम्पायर सिर्फ पावर और टेरिटरी के लिए नहीं बनी थी, बल्कि एक विज़न के साथ आई थी, एक ऐसी वर्ल्ड का सपना जिसमें यूनिटी हो, ट्रेड फ्लोरिश करे और आइडियाज़ का एक्सचेंज हो सके। हरारी कहते हैं कि एम्पायर्स का उदय इंसानी सिविलाइजेशंस के ग्रो करते ही शुरू हुआ, जब सोसाइटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ा, तो पावरफुल ग्रुप्स ने वीक सोसाइटी पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया। एम्पायर के राइज के पीछे दो मेजर फैक्टर थे, मिलिट्री पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मिलिट्री पावर, एम्पायर ने अपनी बाउंड्रीज एक्सपेंड करने के लिए मिलिट्री पावर का यूज़ किया, ये कन्क्वेस्ट उनका प्राइमरी टूल था। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कन्क्वेस्ट के बाद एम्पायर ने अपने टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए एफिशिएंट सिस्टम बनाया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एम्पायर की लॉन्गेविटी के लिए ज़रूरी था। हरारी का एग्जाम्पल है रोमन एम्पायर का, जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए भी फेमस था। कल्चरल एक्सचेंज और इंटीग्रेशन, हरारी इस बात को हाईलाइट करते हैं कि एम्पायर सिर्फ लैंड और पावर के लिए नहीं बनी थी, उन्होंने डाइवर्स कल्चर को एक अम्ब्रेले के नीचे यूनाइट किया। एम्पायर के थ्रू ट्रेड और कम्युनिकेशंस काफ़ी बढ़ गए। रोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कैसे एम्पायर ने अलग अलग रीजन्स के लोगों को एक साथ लाए और उनके बीच कल्चरल एक्सचेंज को इनेबल किया। लेकिन ये इंटीग्रेशंस कभी वॉलेंटरी नहीं था। एम्पायर्स ने कई बार कल्चरल को फोर्सफुली चेंज किया और इस वजह से रिसेंटमेंट और कन्फ्लिक्ट भी हुए। हरारी कहते हैं कि एम्पायर का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों थे। एक तरफ उन्होंने ग्लोबल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया और एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक्सप्लॉयटेशंस और इनइक्वालिटी को भी बढ़ाया। एम्पायर्स ने कई कल्चरल और ट्रेडिशंस को ख़त्म कर दिया, लेकिन साथ ही नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। हरारी ये एम्फसाइज करते हैं कि एम्पायर के थ्रू ही दुनिया एक ग्लोबल नेटवर्क की तरफ बढ़ी, जिसमें सब कल्चर्स इंटरडिपेंडेंट हो गए। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि एम्पायर सिर्फ कन्क्वेस्ट और डोमिनेशंस के लिए नहीं, बल्कि कल्चरल इंटीग्रेशंस और ग्लोबलाइजेशंस का एक पावरफुल टूल था। हरारी कहते हैं कि एम्पायर ने दुनिया को एक साथ लाने का काम किया, लेकिन ये यूनिटी एक्सप्लॉयटेशंस और कॉन्फ्लिक्ट के कोस्ट पर आई। एम्पायर्स के थ्रू ह्यूमैनिटी इंटरकनेक्टेड हुई, लेकिन उनका लेगेसी आज भी कंट्रोवर्शियल है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 12 पर, जिसका नाम है द लॉ ऑफ रिलीजन। युवल नोआ हरारी अपने 12वें चैप्टर द लॉ ऑफ रिलीजन में ये बताते हैं कि कैसे धर्म एक पावरफुल सोशल सिस्टम बन गया, जो इंसानी सिविलाइजेशंस के रूल्स और वैल्यू को डिफाइन करता था। इस चैप्टर में हरारी ये एक्सप्लोर करते हैं कि रिलीजन ने यूनिटी, मोरालिटी और कॉरपोरेशंस कैसे प्रमोट किए और कैसे वो पावर और कॉन्फ्लिक्ट का भी जरिया बना।
द लॉ ऑफ रिलीजन का मतलब है वो रूल्स और प्रिंसिपल जो रिलीजन्स के थ्रू इंसानी सोसाइटी में इस्टेब्लिश किए गए। हरारी कहते हैं कि धर्म सिर्फ भक्ति और रिचुअल्स का नाम नहीं है, बल्कि एक लीगल और मोरल फ्रेमवर्क का भी काम करता है। रिलीजन इंसानी बिहेवियर को कंट्रोल करने, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने और उन्हें सस्टेनेबल बनाने के लिए टूल भी बन गया। हरारी ये एक और पॉइंट उठाते हैं कि रिलीजन का उदय तब हुआ जब इंसानी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स और लार्जर ग्रुप में बदलने लगी। जब इंसान छोटी कम्युनिटी से निकलकर बड़े शहरों और किंगडम्स में बसने लगे, तब उन्हें एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत थी जो रूल्स और कॉरपोरेशंस को इन्फोर्स कर सके। रिलीजन ने इस गैप को फिल किया। पहला था सोशल ऑर्डर बनने के लिए रिलीजन ने एक मोरल फ्रेमवर्क दिया जो लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करता था, जैसे पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट। दूसरा, यूनिटी प्रमोट करने के लिए रिलीजन ने डाइवर्स कम्युनिटी को एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम के थ्रू यूनाइट किया, जैसे कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने अलग अलग रिलीजन के लोगों को एक साथ लाया। यूनिवर्सल रिलीजन्स और लोकल कल्ट्स। हरारी यूनिवर्सल रिलीजन्स और लोकल कल्ट्स के बीच का फ़र्क समझाते हैं। लोकल कल्ट्स ये छोटी कम्युनिटीज़ के लिए स्पेसिफिक होते थे, जैसे टेरिबल गॉड्स और विलेज डाइट्स। यूनिवर्सल रिलीजन ये बड़े एम्पायर और सोसाइटी के लिए थे, जो हर जगह के लोगों को अपने अंदर शामिल करते थे, जैसे बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। यूनिवर्सल रिलीजन की स्ट्रेंथ ये थी कि इन्होंने लोकल ट्रेडिशंस के ऊपर कॉमन आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश किया, जो ट्रेड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था। हरारी इस बात को भी एड्रेस करते हैं कि धर्म ने सिर्फ यूनाइट नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट किया। रिलीजन के नाम पर वॉर हुए और अलग अलग बिलीफ्स के लोगों के बीच डिविजन्स भी बढ़े। लेकिन हरारी ये एम्फेसाइज करते हैं कि रिलीजन का प्राइमरी रोल हमेशा कॉरपोरेशंस और यूनाइट बनाना ही था। रिलीजन ने इंसानी इमेजिनेशंस को एक शेयर्ड फ्रेमवर्क दिया, लेकिन उनका मिसयूज कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी बनाया। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि रिलीजन एक पावरफुल सोशल टूल है जो इंसानी सोसाइटी के रूल्स और वैल्यूज़ को शेप करता है। हरारी कहते हैं कि धर्म ने कॉरपोरेशंस और यूनाइटी को प्रमोट किया, लेकिन उसका मिसयूज कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी को भी जन्म दे सकता है। रिलीजन का पर्पस इंसानी सोसाइटी को सस्टेनेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाना था, जो आज भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब आते हैं चैप्टर 13 पे, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हरारी अपने 13वें चैप्टर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में ये बताते हैं कि कैसे इंसानी सिविलाइजेशंस की सक्सेस का असली राज उनका एबिलिटी को कॉरपोरेट और एडॉप्ट करने की कैपेसिटी में छिपा है। इस चैप्टर में हरारी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे लार्ज स्केल कॉरपोरेशंस और शेयर्ड मिथ ने इंसानी को दुनिया का हर कॉर्नर में डोमिनेट करने का मौका दिया। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मतलब है इंसान के एक यूनिक फैक्टर को समझना और उन्हें दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज बनाते हैं। हरारी कहते हैं कि ये सीक्रेट ना तो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ में है, ना किसी एक स्किल में, बल्कि हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और कॉर्पोरेशंस की कैपेसिटी में छिपा है। हरारी कहते हैं कि इंसान की सक्सेस काफ़ी फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लार्ज स्केल कॉरपोरेशन। वो समझाते हैं कि इंसानी दुनिया में इतने डोमिनेंट कैसे बन गए, जबकि फिजिकली हम लायंस और एलिफेंट जैसे एनिमल के सामने काफ़ी वीक थे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं। शेयर्ड मिथ का रोल पहला था। हरारी कहते हैं कि इंसान अपने इमेजिनेशंस के थ्रू शेयर्ड बिलीफ्स और मिथ को डेवलप कर सकते हैं, जो उन्हें लार्ज स्केल ग्रुप में कॉरपोरेट करने के एडवांटेज देते हैं, जैसे रिलीजन, मनी और नेशंस। ये सब शेयर्ड मिथ हैं जो बिलियंस ऑफ लोगों को एक साथ ले आते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी।
ह्यूमन की एडेप्टेबिलिटी अनमैच्ड है। हरारी कहते हैं कि इंसान हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए नए चैलेंजेस के लिए अपने मेथड को चेंज करने में एक्सपर्ट हैं। कंपैरिजन विथ अदर स्पीसीज। हरारी ह्यूमन को एनिमल से कंपेयर करते हैं और ये पॉइंट आउट करते हैं कि बाकी स्पीसीज भी कॉरपोरेशन करती हैं, लेकिन उनका स्केल और फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होता है। जैसे बियर्स और एंट्स, ये एक लार्ज ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन उनका कॉरपोरेशन जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड होता है और वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। दूसरा, चिंपैंजीज और डॉल्फिन, ये इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इनका कॉरपोरेशन स्मॉल ग्रुप तक ही लिमिटेड होता है। इनके आसपास कॉग्निटिव रेवोल्यूशंस के बाद एक ऐसी कैपेसिटी थी जो इन लिमिटेशंस को तोड़कर लार्ज स्केल और फ्लेक्सिबल कॉरपोरेशन इनेबल कर सके। हरारी एक और पॉइंट को समझाते हैं, कल्चरल एवोल्यूशन और सक्सेस। हरारी ये एम्फेसाइज करते हैं कि इंसानी सक्सेस काफ़ी हद तक उनकी कल्चरल एवोल्यूशंस पर डिपेंड करता है। कल्चरल एक डायनेमिक सिस्टम है जो नए आइडियाज़ और प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर सकता है। हरारी कहते हैं कि ये कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी इंसान को नए चैलेंजेस के लिए रेडी करता है और उनका सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करता है। कल्चरल एवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ह्यूमन को जेनेटिकली सुपीरियर बनाए बिना भी दुनिया का सबसे पावरफुल स्पीसीज बनाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इंसानी सक्सेस का असली राज उनकी एबिलिटी को कॉर्पोरेट और एडॉप्ट करने की कैपेसिटी में है। हरारी कहते हैं कि शेयर्ड मिथ और कल्चरल एवोल्यूशन ने इंसान को दुनिया में डोमिनेट करने का टूल दिया। ये सक्सेस सिर्फ स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस का नहीं, बल्कि इमेजिनेशंस और कोलैबोरेशंस का रिजल्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।